जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। जीके जीएस का हमारा सीरीज चल रहा था और जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कर लिया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है ना। और सेकंड पार्ट के अंदर में हम लोग पॉलिटी के 21 से लेकर के 40 क्वेश्चंस को, यानी अगले 20 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस साल जो 2022 में आपकी एग्जामिनेशन होंगी इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो वीडियो है ना सिर्फ बिहार बीएड बल्कि यूपी बीएड, बीएचयू बीएड के लिए भी और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है उनके लिए काफी यूजफुल है। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, किस तरह से आप ड्रीम सेवक आईएएस चैनल की अपडेट को पा सकते हैं और पीडीएफ को पा सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च करना है ड्रीम सेवक आईएएस। जैसे ही ये इतना आप लिखेंगे आपको बीएड 2022 वाली ग्रुप मिल जाएगी। इसको क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लें आप। और साथ ही साथ ड्रीम सेवक आईएएस का जो हमारा ये ऑफिशियल चैनल है इसको भी आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? ऑप्शन ए भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो देखिए, पार्ट 3 की बात करें तो ये हमारा फंडामेंटल राइट आता है पार्ट 3 के अंदर में, है ना। आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक इसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन पार्ट 4 के अंदर में जो है हमारा आता है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, डीपीएसपी जो है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, है ना, संविधान के किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के अंदर में हमारा डीपीएसपी है ना। तो पार्ट 4 याद रखिएगा, पार्ट 4 है ना। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के अंदर में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व है। तो आंसर यहाँ पर 22 का हो जाएगा ए नंबर। जितने लोगों का आंसर यहाँ 22 का ए आ रहा है उन सब का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 40। आज सुबह ही मैंने वीडियो के अंदर में बताया था आपको कि देखिए, आर्टिकल 36 से 51 तक हमारा आता है डीपीएसपी, लेकिन अनुच्छेद 40 के अंदर में जो है आपको पंचायत के गठन से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ओके, या इसी क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर ओनली कह देगा आपको कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो उसका जो डिस्कशन है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40। चाहे पंचायत पूछ ले आपको, म्युनिसिपैलिटी पूछ ले, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूछ ले, हर जगह के लिए आप अनुच्छेद 40 का इस्तेमाल करोगे। अनुच्छेद 40 में ये चीजें दी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक चीज देख लीजिए, ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है जितने सारे बीएड हैं, ऑल बीएड, चाहे वो आपका यूपी बीएड हो, है ना, यूपी बीएड हो, बिहार बीएड हो, इसके अलावा बीएचयू बीएड हो, है ना। अगर बिहार बीएड की बात करें तो लास्ट टाइम जो है 2021 में 10,000 स्टूडेंट को बिहार बीएड में अकेले क्वालिफाई करवाया था। इस बार यूपी बीएड को भी हम टारगेट कर रहे हैं और बीएचयू बीएड को भी टारगेट कर रहे हैं। यही कारण है कि स्पेसिफिकली कहीं पर हम बिहार बीएड नहीं लिख रहे हैं बल्कि बीएड लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी के सिलेबस को लेकर के एक साथ हम चल रहे हैं। तो ये वीडियोस जो है, जितनी सारी वीडियोस आएंगी इस चैनल पर वो सभी बीएड के लिए होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? देखिए, मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंग्लिश वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रोविजन है ना, प्रावधान को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोविजन। ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, जो यूएसएसआर था वहां से हमारा ये लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है, इसको आप याद रखिएगा, इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है, क्योंकि हिटलर ने जर्मनी में काफी ज्यादा इमरजेंसी लगाया था। तो वहां पे बाद में जो संविधान बना था वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन थे उसके अंदर में, ताकि इमरजेंसी सरकार तुरंत ना लगा सके, है ना। इसके अलावा ब्रिटेन से आपको पता है कि हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है हमने ब्रिटेन के अंदर से लिया है। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931 था ना, 1935 था, है ना, ये 1935, ये अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया कानून था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारे संविधान का जो बेस है ना, जो बेस, वो यही कानून है और यही सारे प्रोविजंस हैं जो ब्रिटेन के द्वारा पहले यहाँ भारत के अंदर में बनाए गए थे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया था, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारा सोवियत रूस से लिया गया था, इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 51A। कहीं पर भी 51A के बारे में आए समझ जाइएगा ये हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 26 पर। क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था, है ना। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन सी समिति की सिफारिश पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, संविधान में डाला गया था। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, बी सरकारिया आयोग, सी दिनेश गोस्वामी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस कमेटी की सिफारिश पर हमारे संविधान में डाला गया था 26 में, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है ना, स्वर्ण सिंह समिति, उनका बिल्कुल करेक्ट है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A के अंदर में हमारे संविधान में डाला गया था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा 27 नंबर, और ये क्वेश्चन देखिए इस तरह का है कि आपको एक बार यहाँ पर एक सूची दिया हुआ है, एक सूची यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों सूची में जो चीजें दी हुई है इसको मिलान करना है। मिलान करने के बाद सही आंसर ये चारों में से कोई एक होगा जो पहले से मैच है यहाँ पर, और इसमें से 3 गलत है और एक जो है करेक्ट मैचिंग किया हुआ है। वो करेक्ट मैचिंग को आपको पहचान के उसका आंसर आपको देना है। तो देखिए पहला सूची है हमारा मौलिक अधिकार, है ना, ए नंबर में। यहाँ देखिए मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अगर हम इस पर डिस्कस करें कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ गया है, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिकी जो अधिकार पत्र था ना, चार्टर राइट, सीधा सीधा समझिए ना, अमेरिका से लिया गया है। तो जहाँ पर भी अमेरिका का है उसको आप ये चूज कर लीजिए, है ना। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में ए का 4। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, अभी हमने कहा था कि DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये हमारा जो लिया गया है, जो DPSP का कानून है, जो DPSP का सिस्टम है, ये हमारा लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध, देखिए केंद्र राज्य संबंध जो है ये हमारा लिया गया है कहाँ से, कनाडा से। तो इस तरह से हम यहाँ पर डाल देते हैं डी का 4 और बी का हो जाएगा हमारा 3 नंबर। अब बच गया एक मंत्रिमंडलीय सरकार, ये हमारा हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से, तो सी का 1 हो जाएगा। तो ये मैच कर लेते हैं, ए का 4 बी का 3 कहाँ पर है, ए का 4 बी का 3, यहाँ पर देखिए ए का 4 बी का 3 और ये सी का 2 हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ए का 4 बी का 3 सी का 1 और डी का, यहाँ पर देखिए डी का 4 होना चाहिए, डी का 2 हो रहा है ना। चलिए डी का हमारा हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ये जो है हमारा कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है, हमारा डी का 2 होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने गलती से 4 डाला है, डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है पूरे यूनियन का, वो किस में निहित है, प्रधानमंत्री में है, राष्ट्रपति में है, मंत्रिपरिषद में है या फिर संसद में है। तो देखिए जो कार्यपालिका शक्ति है ना, वो पूरे संघ की कार्यपालिका शक्ति वो निहित है राष्ट्रपति के अंदर में, है ना। जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, ऑफ द स्टेट होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा हो गया 29 में। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। देखिए जितना कि राज्यसभा के मेंबर का है उतना ही राष्ट्रपति के पद का है ना। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 30 साल के हो तो मीन्स आप राष्ट्रपति बन सकते हो। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है। तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो या फिर किसी CM का हो या फिर आपका जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, है ना। तो राष्ट्रपति का भी उतना ही वैल्यू होता है, मीन्स की 5 ईयर्स, 5 साल की अवधि होती है राष्ट्रपति पद की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है ना। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है ये कितना है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। और देखिए राष्ट्रपति का वेतन जो है पहले 2.5 लाख था, उससे बढ़ा करके अब 5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति का वेतन जो है अब कितना है,
5 लाख रुपया है। इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्योंकि राष्ट्रपति से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये इस क्वेश्चन को भी मैंने ले लिया है ना। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आउटडेटेड क्वेश्चन है। पहले राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर में 2 सदस्यों को चुन सकता था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों को चुन सकता था, लेकिन इस प्रोविजन को है ना जो अभी की सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, इसको खत्म कर दिया है। अब राष्ट्रपति जो है किसी लोकसभा के अंदर में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नहीं चुन सकता है। ये जो प्रोविजन था इसको समाप्त कर दिया गया है, अमेंडमेंट ला करके इसको खत्म कर दिया गया है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे है ना। लेकिन जानकारी के लिए जान लीजिए कि पहले जो है लोकसभा के अंदर में जो है 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? देखिए जब आपको कभी हम डिटेल में इमरजेंसी पढ़ाएंगे ना तो है ना, जो इमरजेंसी की क्लासेस चलेंगी अभी ही बीएड के लिए है ना, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल ये इमरजेंसी जब पढ़ाएंगे तो इसमें आपको 352, 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल आपको बताएंगे। 352 के अंदर में आपका जो है ये जान लीजिए नेशनल इमरजेंसी है। क्या है ये हमारा? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। जो राष्ट्रीय इमरजेंसी पड़ती है वो राष्ट्रीय आपातकाल वो हो गया है ना। 356 के अंदर में हमारा हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल है ना, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। और आर्टिकल 360 के अंदर में आ जाता है हमारा क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इस चीज को आप जान लीजिए। तो 3 तरह के इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे संविधान में है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? पूरे राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी भाग में जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या वॉर की सिचुएशन होती है ना, या आर्म्ड रिबेलियन होता है तो उस समय जो है आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया जाता है जब शांति भंग होती है। लेकिन जब राज्य की, स्टेट की जो मशीनरी होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो सरकार होती है, वो मेजोरिटी खो देती है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम करती है तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगा देते हैं। और राष्ट्र के अंदर में जब फाइनेंस की कमी होती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश के अंदर में नहीं लगा है। इस प्रोविजन का आर्टिकल 360 का यूज नहीं हुआ है। ओके, और सबसे ज्यादा किसका यूज हुआ है तो याद रखिएगा आर्टिकल 356 का बहुत बार यूज हुआ है, कई बार यूज हुआ है। ओके, तो 352 के अंदर में किस आपात उपबंध का है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासक। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आर्टिकल 352 के अंदर में है, वित्तीय आपातकाल 356 में है और राष्ट्रपति शासक जो है, शासन जो है ये आपका आ जाता है आर्टिकल 300 आपका जो है 56 के अंदर में है ना, 356 के अंदर में, आर्टिकल 356 के अंदर में। और ये जो वित्तीय आपातकाल है ये 360 के अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो भारत में कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? बता दीजिए 34 में क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए भारत में अब तक कुल मिलाकर के 3 बार आपातकाल लगाया गया है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपात जो है इसकी उद्घोषणा जो की गई है इसका आधार क्या है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल की क्या है? देखिए युद्ध है, बिल्कुल सही, युद्ध भी है, बाह्य आक्रमण भी है और सशस्त्र विद्रोह भी है। ये तीनों है तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, ये सभी है ना। तो इन 3 कारणों की वजह से, सिर्फ ये 3 चीज अगर हमारा फुलफिल होगा तीनों में से कोई भी, तो राष्ट्रीय आपातकाल हम देश के अंदर में राष्ट्रपति जो है वो लगा सकता है। लेकिन ये तीनों में से कोई एक ही होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए है ना, या तीनों के तीनों हो सकते हैं, 3 में से 2 भी अगर एक साथ हो तब भी लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात का है ना, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, उसी को कहा जाता है वित्तीय आपात। फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए फाइनेंशियल 360 में किया गया है, तो यहाँ बी नंबर में 360 है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 37। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो देखिए भारत में जो वित्तीय आपात है ये कितनी बार लगाया गया है? तो याद रखिएगा कभी भी नहीं लगाया गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी सम्मिलित करने वाला है ना, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हमको मैच करना है। एक तरफ हमारा जो है अच्छे अच्छे प्रोविजंस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आर्टिकल दिया हुआ है कि कौन से आर्टिकल में है, और नीचे हमको कूट दिया हुआ है तो इसको मैच करके हमको लिखना है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये आ जाता है अनुच्छेद 55 के अंदर में है ना। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ए का 1, और जो महाधिवक्ता है
ये आता है अनुच्छेद 165 के अंदर में, तो हो जाएगा हमारा बी का 3 नंबर। और महान्यवादी जो है ये है हमारा अनुच्छेद 76 के अंदर में, तो हमारा हो जाएगा सी का 2 नंबर। और उपराष्ट्रपति के बारे में जो है अनुच्छेद 63 में मेंशन है, तो ये हो जाएगा हमारा डी का 4 नंबर। तो इस तरह से ये आंसर नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति, जो राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी उपराष्ट्रपति है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य जो है वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, नौकरशाही से होते हैं, या फिर अंतर राज्य परिषद समिति से होते हैं? सबसे ज़्यादा जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए लोकसभा से सबसे ज़्यादा मंत्री होते हैं ना। तो ये था हमारा टोटल 40 के 40 क्वेश्चन। और अगर ये जो पार्ट 2 था इसके बाद पार्ट 3 भी आएंगे, पार्ट 4 भी आएंगे। इस तरह से सिर्फ पॉलिटी के अंदर में अप्रॉक्स 10 पार्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसी तरह से हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पार्ट आपको करवा देंगे। ज्योग्राफी से भी आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करवा देंगे। फिर हम लोग साइंस में चलेंगे। साइंस चूंकि एक लंबा पार्ट है तो साइंस से हम लोग जो है 20 पार्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। तो इस तरह से इसके अलावा कल्चर के भी आपको 2-3 पार्ट करवा देंगे, यहाँ पर एटलीस्ट 3 पार्ट कल्चर से करवा देंगे, या कल्चर से जिन जिन एरियाओं से सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से आपको करवा देंगे। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन जो आपका जीके का है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कुछ भी छूटने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे आपके, है ना। और इसके अलावा मिसलेनियस जीके है ना, जैसे भारत में पहले कौन गया चांद पर, पहले कौन गया, है ना, वो कौन सी पहली महिला थी, वो कौन से पहले पुरुष थे, है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ना, जो नई नियुक्तियाँ हुई है करंट अफेयर्स के अंदर में वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 चूज करके 1 बाय 1 अलग तरीके से आपको करते हुए जाएंगे साथ साथ। और अब से आपको रेगुलर क्लासेस धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। और जैसे ही हम रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे लगेगा मैं रेगुलर हो रहा हूँ, तो वैसे ही आपके लिए एक शेड्यूल बना देंगे और शाम के टाइम में भी आपकी क्लासेस वगैरह चलेंगे और मॉर्निंग में भी एक क्लासेस आएंगे। ड्रीम सेवा गाइस चैनल हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपसे अनुरोध है कि सभी प्लेटफॉर्म पर इसको सर्च करके ज्वाइन कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, क्वेरीज है ना, तो आप लोग व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको टेलीग्राम, आपको जो है इंस्टाग्राम पर ड्रीम सेवा गाइस सर्च करके इसको आपको फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। PDF वगैरह जितनी भी चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह के रेगुलर वीडियोस चाहते हैं, है ना, और भी इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में आप यस लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।